आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कल ख़त्म कर लिया था और हमारे पास अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ चुका है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फैगोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो हमें इन चीज़ों को बाकायदे से छोटा छोटा करके पढ़ना है। तो फैगोसाइट्स होता है हमारे पास, ये WCs की कैटेगरी है। ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब इनगल्फ मतलब खा लेते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजेंस को थ्रू फैगोसाइटोसिस। मतलब ये हाइड्रोलाइसिस वगैरह करा देते हैं, मतलब उसको खा के फिर उसका जो सेल है उसका सेल का स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं। फैगोसाइटोसिस WBCC में हमारे दो मेन टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल्स और एक होता है मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास मोस्ट अबंडेंट WBCs होते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट अगर MCQ में आता है तो वो न्यूट्रोफिल्स हैं। 70% ऑफ टोटल WBCs अगर आते हैं, अगर ये वाला WBC 70% होता है बॉडी में, तब भी वो न्यूट्रोफिल्स है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 4 से 6 आवर्स होते हैं इनका, आवर्स ले लें, इनका लाइफ टाइम होता है। लेकिन 2 घंटे से भी हो सकता है। अभी नॉर्मल कंडीशन से कोई बाहर से इन्वेड करने नहीं आ रहा है तो ये 4 से 6 घंटे तक सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पैथोजन बाहर से आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है, उसको मारना पड़ेगा। तो इसको जल्दी जल्दी अब 2 आवर में ही उसको मार के फिर खुद को भी बचाने के लिए फिर स्प्लीन वगैरह जाके अपने आप को भी डीनेचर कराना पड़ेगा कि अभी अगर मैं रहूँगा तो और भी मसले हो सकते हैं। तो ये बेचारा खुद भी जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन लग गई, एक कट लग गया, तो सबसे पहले कौन सा WBC जाएगा उस जगह पे जहाँ पे कट है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे जाते हैं। ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। अगर MCQ में पूछा जाए कि कितने लोब्स होते हैं इनके, मल्टी लोब्यूलेटेड तो है, कितने होते हैं, तो 3 से 5 होते हैं इनके पास। तो अगर 3 to 5 हो या 3 हो या 4 हो या 5, इन तीनों में से कोई ऑप्शन अगर आए तो आपको उसमें टिक कर देना है। लेकिन अगर कोई बोले तो उन्होंने 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया है, तो आपको 5 लोब्स पे टिक लगाना है, ठीक है? क्योंकि हमें एक्सट्रीम पर जाके बात करनी है कि इतने तक जा सकते हैं। हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस, सरफेस के ऊपर ही गोल होते हैं, गोल गोल नहीं, हमारे पास एक कोरोना है, कोरोना के ऊपर रिसेप्टर्स हैं गोल गोल, कोरोना के आपके बुक के ऊपर ही बने हुए हैं। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं कि गोल गोल कोरोना के जो ऊपर ये स्पॉट्स बने हुए हैं, उसी तरह इनके ऊपर रिसेप्टर स्पॉट्स होते हैं। ये केमिकल कंपोजिशन को, एंटीजेंस का डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से को कर सकते हैं, तो ये MCQ में आता है कि कौन कौन से किस्म वालों को कर सकते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन को करते हैं, फ्लैजिलिन को करते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स को करते हैं और लिपोप्रोटीन्स को भी करते हैं। मैंने लिपोप्रोटीन्स मेंशन नहीं किया, तो लिपोप्रोटीन्स भी करते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड, ये तो लिपिड के साथ हमारे कार्बोहाइड्रेट आ गया, और लिपोप्रोटीन को भी करते हैं। परफॉर्म फैगोसाइटोसिस एंड किल एंटीजेंस, ये फैगोसाइटोसिस करवाते पहले बताया मैंने, और ख़त्म करके मार डालते हैं एंटीजेंस। कौन? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज़ न्यूट्रोफिल्स के कामों को अलग से याद रखें और नेचुरल किलर सेल्स के कामों को अलग से याद रखें। इनको मिक्सअप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे जब वो आएगा तो आप लोग मिक्सअप कर सकते हैं कि नीचे ही पड़ा हुआ है। हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, ये लार्ज सेल्स होते हैं। मोनोसाइट्स से भले मोनो लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। असली में हमारे पास 4% होते हैं टोटल WBCs में। अगर आप कभी काउंट कराने में जाएँ तो CBC की रिपोर्ट में 4% होता है, लेकिन हमारी बुक में 8% तक लिखा हुआ है, तो हमें 8% इसको रखना है। अगर 4% हो ऑप्शन में, 8% ना हो तो 4% भी टिक लगाना है। अगर 8% हो और 4% हो तब भी हमें 8% में लगाना है, तो हमारी बुक 8% कहती है। तो सर्कुलेटिंग ब्लड खून में घूमते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है, जिसकी उसके अंदर देखिए मल्टी लोब थे, न्यूक्लियस के अंदर मल्टी लोब थे, तो ये भी ऑप्शन हो सकते हैं किसके अंदर मल्टी लोब होते हैं। फिर ये ऑप्शन में मोनोसाइट को भी डाल देंगे, हमें लगा मोनोसाइट हो सकता है क्योंकि लार्ज सेल नहीं, लेकिन इसका सिंगल सेल होता है। राउंड हो सकता है इसका न्यूक्लियस, बीन शेप्ड हो सकता है, हॉर्स शू शेप, यानी हॉर्स का शू यूं करके यूं होता है, तो उसी तरह से हॉर्स शू होता है। हमारे पास मोनोसाइट्स 2 किस्म के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हमने पहले क्या डिस्कस की कि ये फैगोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास फैगोसाइट्स के 2 और टाइप आ गए। अब हमारे पास मोनोसाइट्स के भी 2 और टाइप आ गए। तो पहला टाइप तो हमारे पास पहला टाइप है मैक्रोफेजिस। मोनोसाइट फिर अपॉन मैच्योरेशन मैक्रोफेजिस बन जाते हैं, और दूसरा हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स बनते हैं। ये दोनों बन जाते हैं, मतलब ये और जब इवॉल्व होते हैं तो इन दोनों में से कोई एक बन जाते हैं। मैक्रोफेज, फेज मतलब
खाने को कहते हैं, और मैक्रो मतलब बड़े, बिग ईटर्स एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन को प्रेजेंट करके दिखाते, देखो एंटीजन आ गया, बॉडी देखो एंटीजन आ गया है, तो बोलेगा अच्छा एंटीजन आ गया, न्यूट्रोफिल्स आ जाओ। तो मैक्रोफेज बिग ईटर से एंटीजन को प्रेजेंट करके दिखाते कि आ जाओ। उन्हीं महेंद्र बाहुबली ये वही वाले हैं, तो ये आके शो करा देते कि देखो आ गया, बाकी को पता अच्छा ये आ गया है, अब तो बच के कहाँ जाएगा। तो ऐसे ही ये रेजिडेंट सेल होते हैं। रेजिडेंट हमें पता है ना, एक जगह के रिहायशी, ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर ये रेजिडेंट की तौर पर मौजूद होते हैं। हमारे पास एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं, कप्फर सेल्स हमारे पास लिवर में होते हैं, और माइक्रोग्लिया हमारे पास इंटेस्टिन्स में होते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई पैथोजन वगैरह आता है तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको उसका काम उधर तमाम कर लेते हैं। प्रेजेंट एंटीजेंस टू किसको करते हैं, टी सेल्स को करते हैं और बी सेल्स को करते हैं। एंड एक्टिव एंड एक्टिवेट एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये रिलीज़ कराते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखिएगा कि इंटरल्यूकिन 1 IL-1 इसको प्लीज़ याद रखिएगा, इसको ज़हनशीन कर लें, इसको और इस वाली लाइन को तो बहुत ज़्यादा ज़हनशीन कर लें। और इसको भी, ये मेरा MCQ में आ चुका है, कप्फर सेल वाला। तो टी एंड बी सेल को एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 1 टू कम्युनिकेट विद अदर WBC। मैंने क्या बोले, प्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं अदर WBCs को, और बॉडी का टेम्परेचर रेस कर देते कि दिमाग को, दिल को, फेफड़ों को, हर जगह को पता चल जाए कि हमारे अंदर एक एंटीजन बाहर से आ चुका है और उसके ऊपर मैक्रोफेजेस काम कर रहे हैं। तो अगर बॉडी रेस टेम्परेचर हो रहा है तो मतलब मेरे अंदर भी अभी मैक्रोफेजेस बेचारे काम कर रहे हैं, और जो लोग अभी घर पे बीमार बैठे हैं उनके अंदर भी यही सेम प्रोसीजर है। डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, ये भी हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स होते हैं। ये भी रेजिडेंट सेल होते हैं, फाउंड होते हैं हमारे पास टॉन्सिल्स में, हमारे मुंह के पीछे जो टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ, स्प्लीन में होते हैं। पेयर पैचेस हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाई आफ्टर परफॉर्मिंग वन फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी, तो हमारे पास डेंड्राइटिक सेल होता है, ये एक सेल को मार के ख़त्म करके फिर खुद भी बेचारे चले जाते हैं कि हम भी जा रहे हैं, राम राम सत्य है। तो हमारे पास फिर आ गया, चले इनेलाई बने राजीव, तो हमारे पास अब आ गया नेचुरल किलर सेल्स, जो कि मेरे फेवरेट है। क्यों फेवरेट है अभी आ जाएगा। परफॉर्म साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, डू नॉट अटैक एंटीजेंस डायरेक्टली बट डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। ये भी एंटीजन आ गया सेल के ऊपर से, एक ह्यूमन बॉडी के सेल के ऊपर एंटीजन ने आके अटैक कर लिया, तो अभी सेल के अंदर घुस के एंटीजन को नहीं मारेगा, ये बोलेगा एक सेल के अंदर अभी है ना, अभी तक फैला वो तो नहीं है ना, तो पूरे सेल को ही ख़त्म कर दो, जान ही छोड़ाओ। इतने सारे सेल से एक सेल अगर मरता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेचुरल किलर वो वाला बंदा है। ये वेले हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं, बेचारे सारे दिन बस घूम रहे हैं। लड़के नहीं, जैसे कि मगरिब का टाइम हो गया, बस फ़ोन आ गई, मेरा भी कॉल आया था, मैं नहीं जा पाया, मुझे पढ़ाना था। तो जुमरात की रात को मुझे वैसे कॉल आता है, तो क्योंकि मेरे सारे दोस्त ना हाफिज़ हैं, तो उनको मदरसे की छुट्टी नहीं, जुमरात की रात को मुझे जुम्मे दिन ऊपर छुट्टी मनाते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स ऐसे ही ना वेले होते हैं, घूम रहे होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ही देखते हैं अरे आ गया, फिर ये कॉल करते हैं, फिर अपने साथी को बुलाते हैं, फिर सब मिल के पीटते हैं। तो इनका वो वाला हिसाब है, और ये डायरेक्ट नहीं मारते, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट नहीं मारते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। लेकिन फिर ये अकेले नहीं कर सकता, फिर और बहुत सारे नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा हुआ है, सेल नहीं लिखा हुआ, नेचुरल किलर सेल्स सब मिलके आते हैं, फिर पकड़ के मारते हैं। तो लाइक वाइज वाले होते हैं, तो एक ही दिमाग होता है सबका कि हमें करना क्या है, ठीक है। इंसर्ट टॉक्सिक केमिकल्स टू इन्फेक्टेड सेल्स, तो इंसर्ट करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स इन टू इन्फेक्टेड सेल्स टू इंड्यूस अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब दिमाग को पता होता है कि अभी नेचुरल किलर सेल अगर कहीं पे जा रहा है तो वो किसी सेल को मारने वाला है, तो प्रोग्राम होता है, इसमें दिमाग डर नहीं जाता, दिमाग को पहले से पता होता है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं। दो मेन टाइप्स के होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं, और हमारे पास इंटरफेरॉन्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कर लेते हैं हम अब। पहले वाला हमारे साथ फैगोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स है। अभी दूसरा टाइप है हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। फिर तीसरा आएगा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स।
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द लिवर एंड सर्कुलेट इन ब्लड, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और सर्कुलेट करते हैं ब्लड के अंदर। अटैक एंटीजन सरफेसेस, ये एंटीजन होते हैं ना बीमारियां, उनके सरफेस पे अटैक करते हैं, डिजॉल्व करते हैं इनके सेल वॉल को और उनके मेम्ब्रेन को। एक्ट एज, अभी उन्होंने गंजा ही कर दिया, बचा क्या बेचारे के पास। एक्ट एज कीमो अटैक्टेंट्स टू अट्रैक्ट WBCs टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। बाकियों को भी बुलाते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये बाकियों को बुलाते हैं कि हमने देखो इसको गंजा कर दिया, इसका सेल वॉल को हटा दिया है, इसका मेम्ब्रेन को भी हटा दिया है, अब जो अंदर का इसका बस DNA बचा है, WBCs आके इसका काम तमाम कर दो। जिसकी पुलिस ने क्या किया, पुलिस आई, उसने मारा 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 मारा, बोला कि अब इसको तो फांसी की सज़ा होगी, तो पुलिस तो फांसी की सज़ा नहीं देगी ना, तो वो हमारे पास वो होता है ना एक दज्जाल नहीं, उसको क्या कहते हैं, आप में से किसी को स्टूडेंट को उसका नाम पता है, उसको क्या कहते हैं, एक वो होता है जो फांसी भी लटकाता है, उसका नाम क्या है, फांसी भी लटकाने वाले का, आप में से किसी को उसका नाम पता है जो फांसी भी लटकाता है? नहीं, फंदा तो हमें पता है, वो गले में डालते हैं ना, लेकिन वो जो डालने वाला होता है ना, उसका एक नाम है, नाम याद आएगा बताऊंगा ना। तो मतलब जो फांसी देने वाला होता है ना, वो अलग होता है, वो पुलिस वाला नहीं होता है, वो कोई और बाहर से एक बंदा बुलाते हैं, बाहर से बंदा मतलब जो सिर्फ उसका काम सिर्फ फांसी देने का है, तो वो सिर्फ फांसी देता है, उसका काम और कोई और नहीं करता, वो सिर्फ फांसी दे के, फांसी हो गई, बंदा ठंडा हो गया, फिर वो चला जाता है। तो इसने पुलिस ने सारा मार पीट के सारा केस वगैरह करके सब कुछ हो गया, अभी एंड में जो लास्ट में काम होगा ना, तो वो बस फांसी देने वाला आएगा और फांसी दे के चला जाएगा। तो कीमो अटैक्टेंट्स को वो करता है, कॉल मिलाते हैं WBCs को कि आ जाओ साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, यार नाम याद नहीं आ रहा। इंटरफेरॉन्स हमारे पास होते हैं प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। इंटरफेरॉन प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास जो कि सेल खुद प्रोड्यूस करवाता है। अगर एक सेल के ऊपर वायरस ने अटैक कर लिया है तो वो सेल अपनी पूरी कोशिश करेगा कि एक मैं इंटरफेरॉन बना लूँ पहले, कि वायरस इसके पहले कि पूरे मेरे ऊपर इन्वेड कर ले, तो इंटरफेरॉन बना के बॉडी को भेज देते कि जाओ जी रहती ज़िंदगी। फिर स्टॉप करा देते हैं वायरल रिप्लिकेशन इन इन्फेक्टेड सेल, अट्रैक्ट नेचुरल किलर सेल्स टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स। मैंने क्या बोला, नेचुरल किलर सेल्स घूम रहे होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन्स उनको कि आ जाओ भाई यहाँ पे मामला ख़राब हो गया। तो नेचुरल किलर सेल्स सब आके फैल जाते, क्या हो गया भाई अभी हम देखेंगे। तो हेल्प प्रोटेक्ट करते सराउंडिंग हेल्दी सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। एक को हो गया, इंटरफेरॉन निकला, नेचुरल किलर सेल्स ने उसको मार दिया, सेल को ही मार डाला, तो सारे जो बचे कुछ हेल्दी सेल्स है वो बच गया। हमारे पास लास्ट है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अनकंट्रोल्ड एंटीजन ग्रोथ एंड एक्टिविटी। जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो ट्रिगर होता है अगर अनकंट्रोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना एंटीजन ग्रोथ और एक्टिविटी, तो हमें ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और हमारे जो WBCs होते हैं ये हमें इशारा देते हैं कि भाई अभी एक चीज़ हो गई ना, एक चीज़ आई मेरे पास पहले से, उसके मेमोरी सेल्स पड़े हुए थे तो उसने उसी वक्त उसको मार दिया, बात ख़त्म। लेकिन अगर एक चीज़ आई उसके बारे में मेरे बॉडी को पता ही नहीं है, तो क्या होगा जब ये सारा काम चलेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बॉडी बता रहे कि अभी देखो मैं कुछ कर रहा हूँ अंदर। तो जब भी आपको फीवर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो फीवर करवा रहा होता है, जो गर्मी बढ़ा रहा होता है कि अंदर का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मर जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा के फिर उसी जगह को बंद कर देते हैं। तो क्यों बोलते हैं कि जब बुखार होता है तो कम से कम शुरू के 3 दिन तक तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर बुखार ख़त्म नहीं होता है तो फिर चौथे दिन से फिर आप मेडिसिन पे आ जाओ। तो हमारे पास क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम में पहले से खुद काम कर रहा है, उसको रिसेप्टर्स चाहिए, वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड करे, आप पैरासीटामोल जाके बाइंड करवा दिया, फीवर वहीं का वहीं है, लेकिन अब आपको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। इनिशिएटेड बाय बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड डैमेज्ड बॉडी सेल्स। बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, डैमेज बॉडी सेल्स। अगर आप ये अपने उसके अंदर जाएंगे ना, बुक के अंदर बहुत लंबे हैं, यहाँ पे मैंने बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है। हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हेपेरिन।
मेन चीज़ें मैंने आप लिख दी हैं। हेपेरिन का काम क्या होता है, ब्लड को थिन कराना। ब्लड थिन होगा तो जब ब्लड थिन हो जाएगा, पहले ब्लड क्या था, गाढ़ा था, अभी ब्लड थिन हो गया है तो वो तेज़ी से फ्लो करेगा। जब वो तेज़ी से फ्लो करेगा तो साइट ऑफ इन्फेक्शन में ब्लड सबसे ज़्यादा पहुँचेगा। ब्लड जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँचेगा तो ब्लड के अंदर क्या है, WBC से, WBC साइट ऑफ इन्फेक्शन में ज़्यादा पहुँचेंगे। मास्ट सेल्स ये भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं, मतलब मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। ये प्रोड्यूस कराते हैं हिस्टामाइन, जो कि वाज़ोडाइलेशन करवाता है ब्लड वेसल्स की। ब्लड को मैंने थिन तो करा दिया, लेकिन ब्लड को इतना ज़्यादा स्पेस में दे रहा हूँ कि वो तेज़ी से चला जाए। तो जो मेरे आर्टरीज और वेन्स हैं ना, तो वो वाज़ोडाइलेशन की तरफ चले जाते हैं, वो खुल के बड़े हो जाते हैं ताकि जो ब्लड थिन हो चुका है वो तेज़ी के साथ मूव करे। तो इन्फेक्टेड एरिया पे ये तेज़ी के साथ चले जाते हैं। और डैमेज्ड बॉडी सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने पहले ही पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आई थिंक। तो वो क्या कराता है, ये पेन की सेंसेशन करवाता है और इंक्रीज कराता है टेम्परेचर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सही है, इसको सही से आप लोग कर लेंगे तो आप लोग के इंशाल्लाह MCQs निकल जाएंगे। फिर भी बुक रीडिंग एक बार करना लाजमी है। तो अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हिस्टामाइन क्या, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, हिस्टामाइन क्या कराता है। हिस्टामाइन का बस काम कर ले, हिस्टामाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ना जाए। कहाँ गया मैं हिस्टामाइन। ये जो मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट हर सेल का काम होता है कुछ प्रोड्यूस करवाना। जिसके हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो और लिपिड्स भी करा रहे होते हैं, और DNA भी उसी के अंदर होता है। तो ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ये हिस्टामाइन रिलीज कराते हैं। हिस्टामाइन जो है हमारा वाज़ोडाइलेशन करता है। वाज़ोडाइलेशन मतलब जो हमारे जो वेसल्स हैं ना, उनको खुला के बड़ा करवा देता है कि जो ब्लड है वो तेज़ी से चला जाए। और ये उस वक्त भी होता है जब हमारे पास हाइपरटेंशन होती है ना, तो हाइपरटेंशन में भी हिस्टामाइन रिलीज होके वो वेसल्स को खोल देता है कि खून का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। तो आई थिंक किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। वैसे इसकी डिजीज़ भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ चलें ठीक है। तो हमारे पास बस ये 3 पेजेस और बचे, फिर हमारा ये इतना लंबा चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। और ऑफकोर्स ये मैंने ChatGPT से नहीं बनाया है। ChatGPT में पहले बैठ के पिक्चर्स डालूंगा कि इसको शॉर्ट करके दो मुझे, ऑफकोर्स नहीं, उसको क्या पता कि MCQs कौन से बनेंगे। तो हमारे पास ये है, ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत मेरी आंखें जल रही हैं, मैं बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये मुझे यहाँ पे लिखना मेंशन करना चाहिए था, मैं भूल गया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब भी आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ें। और एक और बात, ये PDF में आपके पास भले मौजूद है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको अगर कॉपी में लिख लेंगे ना, एक बार मैंने बोल दिया, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे और एक बार आप लोग लिख लेंगे, तो आपको ये पक्का पानी वाला याद हो जाएगा। और चीज़ लिखने से पक्की होती है। और आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स, आपको लिखना और ड्रॉ करना तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया कर लेते हैं, फीवर होता कैसे है। ठीक है हमारे पास, तो हम पहले मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया शुरू कर लेते हैं। एक मिनट में स्टूडेंट्स, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको सही वैसे इधर से ही समझा देता हूँ ना। मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया पहले ये कर लेते हैं, फिर हम ये कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम ये बीच वाला करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया होता कैसे है। टेम्परेचर राइज, फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है अकर ड्यू टू पायरोजेंस इन द बॉडी। पायरोजेंस बॉडी में अगर पायरोजेंस तो है, अच्छा बीमारी बॉडी में उससे टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। स्टेप वाइज प्रोसीजर्स है। हमारे पास पायरोजेंस होते हैं ना, तो वो ना स्टिमुलेट करवाते हैं कन्वर्जन ऑफ एरेक्नोइड एसिड। हमारे पास होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो घूम रहा होता है। जैसे ही एरेक्नोइड एसिड डिटेक्ट करता है कि ये पायरोजेंस आ गए हैं, तो जो सेल खुद है ना, तो एरेक्नोइड एसिड के साथ कुछ प्रोटीन्स को और कुछ जीन्स वगैरह को मिला के एक प्रोस्टाग्लैंडिन बना देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भागता है भागता है भागता है ब्लड के अंदर पूरा वो मूव कर रहा है। तो क्या करते हैं, वो चला जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या है, बॉडी थर्मोस्टेट। टेम्परेचर को मेंटेन बॉडी का कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस करा रहा होता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तक तो हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे थी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन गया,
हेपेटोमेस की वजह से अच्छा बैक्टीरिया है, वायरस ही आ चुका है बॉडी के अंदर, खून के अंदर भी फ्लो कर रहा है, सेल्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो अब क्या किया जाए, तो वो टेम्परेचर को रेस कर देता है। नहीं लोग बोलते 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मुझे बुखार है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो सब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट AKA 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हट रहा है, 101 पे आ रहा है, 104 पे आ रहा है, तो मतलब वो 38-39 डिग्री पे बॉडी का टेम्परेचर जा रहा है। हमारे पास दो किस्म के पैरोजेंस होते हैं, एंडोजिनस पैरोजेंस जो कि प्रोड्यूस होते हैं WBC से, और एक्सोजिनस पैरोजेंस जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं एंटीजेंस से। पैरोजेंस आर नथिंग एल्स, यहाँ हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ है। तो WBC ने पैरोजेंस प्रोड्यूस की, पैरोजेन कन्वर्ट हुआ कुछ सर्टेन एंजाइम्स के साथ एरेक्नोइड एसिड में, फिर एरेक्नोइड एसिड कन्वर्ट हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन में। इसकी मैकेनिज्म प्लीज़ मत जाएं, MCQs तक है, MCQs तक ही रखें। और ये जो हमारी पूरी ये वाली जो पहली वाली लाइन है ना, ये पहली वाली लाइन यहाँ तक मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, तो ये वाली पहली वाली लाइन MCQs में तकरीबन हर साल आती है। अगर आप ये सही से नहीं करते तो आपका MCQ चला जाएगा। क्या होता है इसमें, कैसे MCQ होता है कि पैरोजेन करते हैं पैरोजेन स्टिमुलेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ डैश टू प्रोस्टाग्लैंडिन। तो किसकी कन्वर्जन कर रहा है, एरेक्नोइड एसिड का, मतलब एरेचिडोनिक पढ़ते हैं, एरेक्नोइड, वैसे एरेचिडोनिक भी कहते हैं, मैं तो एरेचिडोनिक पहले बताता, फिर मीडिया में एरेकिडोनिक होता है, तो एरेकिडोनिक ही चले ले लेते हैं। तो बस ये होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया में बस ये होता है। एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी से हमारे पास ये है कि स्पेसिफिक और लर्निंग इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड मतलब मैंने चीज़ एक्वायर कर ली अपने अंदर के, एडप्ट कर ली कि मुझे अब तो भाई नमाज़ पढ़ना है। मैं जब पैदा हुआ था तब तो मुझे किसी नहीं पता था कि मुझे नमाज़ पढ़ना है, मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे बताया गया कि देखो तुम मुसलमान के घर में बैठता हुआ, अब तुम्हें नमाज़ पढ़नी है। तो ये लर्निंग इम्यूनिटी वैसे हमारे पास होती है, ये डेवलप होती है ग्रेजुअली आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन एक्सपोजर हो गए तो ये अभी एक्वायर्ड हो गई, जिसके हमारे पास कोविड-19 का वैक्सीन लग रहा था, अभी एक और वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर के लिए लग रहा है। तो एंटीजन आ गया, उसके बाद ये काम अपना शुरू करेगा। तो ये हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का देखा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग फिक्र ना करें। और हमारे पास 2 टाइप्स फिर आ जाते हैं। देखिए कितने टाइप्स है इसके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक बार प्लीज़ इसको लिख के कर इसको। ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारे पास आती है B cells / एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा हमारे पास आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पास T सेल से होता है, CMI T सेल से होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी B सेल से होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी B सेल से होता है, प्रोवाइडेड बाय B cells प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड इन बोन मैरो और बर्सा ऑफ फैब्रिकुलरिस इन बर्ड्स। जैसे बर्ड्स का नहीं पूछेंगे, तो ये हमारे पास बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर होते हैं। वर्क अगेंस्ट हमारे पास ये सर्कुलेटिंग एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करते हैं। ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ये उनके खिलाफ काम करते हैं। B cells do not kill directly, they produce antibodies to neutralize antigens। उसी तरह से हमारे पास जो मरे हुए ढके हुए जो कोविड-19 का वैक्सीन का वो जो मरा हुआ जो कोरोना हमने डाला हुआ था, तो ये उसको जाके मारेगा नहीं, पहले उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। जैसे तुम आ चुके हो, तुम्हारे खिलाफ मैं एंटीबॉडीज़ पहले बनाऊंगा, फिर एंटीबॉडीज़ आके तुम्हें मारेगा। तो नहीं बोलते कि जब आप वैक्सीन लगाते हो तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो बस वही हो रहा है। एंटीबॉडीज़ हमारे पास ग्लोबुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। हर चीज़ आप याद रखें, ग्लोबुलर होती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इम्यूनोग्लोबिन्स नॉट सेल्स, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ये सेल्स नहीं होते हैं हमारे पास एंटीबॉडीज़। अगर कभी आते हैं एंटीबॉडीज़ आर सेल्स, तो एंटीबॉडीज़ आर नॉट सेल्स, एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ B सेल्स, ये भी आगे मजे की बात, इफेक्टर, प्लाज्मा सेल्स, EPC, या तो हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स का तो पता है ना कि मेमोरी में आ जाते हैं कि अभी अच्छा ये हो चुका है, तो अभी इसके खिलाफ बनाना शुरू कर दिया। इफेक्टर प्लाज्मा सेल्स हमारे पास ये होते हैं, आपको पता है प्लाज्मा के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है, उसके अंदर ही वाटर होता है, उसके अंदर ही वो सब होता है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिटेक्टेड एंटीजेंस, नॉर्मल बुक लाइन है। एंटीबॉडीज प्रिवेंट एक्टिव डिवीजन एंड रिड्यूस न्यूट्रिशन ऑफ एंटीजेंस।
एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रिवेंट कराते हैं एक्टिव डिवीजन को और रिड्यूस कराते हैं न्यूट्रिशन ऑफ एंटीजेंस को। अगर न्यूट्रिशन जा रहा है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कैंसर का सेल है, तो कैंसर का सेल काम कैसे करता है? कैंसर का सेल जब छोटा होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और उसको न्यूट्रिशंस भी चाहिए। तो क्या करेगा, अपने अंदर के ना जो सेल्स होते हैं ना, उनको ऑर्गन के अंदर घुसा देगा कि जो ऑर्गन के अंदर का जो एनास्टेमोसिस है, कैपिलरी एक्शन है, जो भी है, आर्टरीज वेन्स है, उनके अंदर से अपना खुराक ले सकूँ। और उसी तरह से वो बोलते हैं अच्छा अभी मेरा जड़ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं अपने ऊपर वाली जगह को बढ़ा देता हूँ, फिर ऊपर वाली जगह को बढ़ा देता हूँ और उनके ऊपर, और फिर दूसरी जगह अपने जड़ घुसाते हैं। तो इसी तरह से पूरे ऑर्गन के अंदर कैंसर फैल जाता है। इस तरह से कैंसर फैलता है। लोगों तो कैंसर हो गया, एक जीन में म्यूटेशन आ गई, कैंसर कैसे हो गया? तो कैंसर इस तरह से काम कर रहा होता है। पहले वो एक बेनाइन होता है, ट्यूमर होता है। ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। जब तक वो छोटे हो कैंसरस नहीं है। जब वो बड़े हो जाते हैं, नहीं बोलते लंप है, तो लंप अभी कैंसरस नहीं है, तो लंप छोटा सा है। अगर लंप बढ़ गया तो वो अब कैंसरस बन चुका है। तो अगर कभी डिटेक्शन में कहीं पे आ जाता है कि लंप है, तो लंप को प्लीज़ या तो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन के थ्रू ख़त्म करवाएं, या तो ऑपरेशन करवाएं, इससे पहले कि वो कैंसर बन जाए। फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उसका अलग से खर्चा होगा। इस तरह से बताते हैं कि लंप कहीं पे आपको महसूस होता है तो वो लंप को प्लीज़ सीरियसली लें, उसको इग्नोर ना करें। चाहे वो अंगूठे में हो रहा है, चाहे वो पेट में हो रहा है, चाहे वो कान में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट रीजन्स में हो रहा है, चाहे वो थाई में हो रहा है। थाई में ज़्यादा लंप होते हैं। और गायनेकोमेस्टिया मर्दों में होता है, वैसे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, दोनों जेंडर्स में होता है। तो वहाँ पर भी लोगों को लंप में लगते हैं महसूस, लेकिन उन लंप के खिलाफ वो लोग कुछ सीरियस एक्शन लेते नहीं हैं, इसी वजह से फिर कैंसर्स वो बन जाते हैं। तो प्लीज़ इसको डिस्कस कीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हेल्प मांगिए लोगों से मतलब अपने अम्मी अब्बू से। इफेक्टिव प्लाज्मा सेल्स हमारे पास, ये तो मैंने बता दिया। मेमोरी सेल्स, अभी इफेक्टिव सेल्स ने तो अपना प्लाज्मा ईपीसी ने तो अपना काम कर दिया। अब क्या होगा, तो उसके खिलाफ मेमोरी बन जाएगी कि अब अगर दोबारा से ऐसा कुछ इसका हमशक्ल आ गया, जिसकी पहले आ रहा था हमारे पास ईकोलाई के खिलाफ अभी एक बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने बना लिए, तो अभी मेमोरी सेल्स के अंदर वो बात स्टोर हो चुकी है कि इस अब अगर वापस ईकोलाई है तो एक का काम तमाम, वापस से बीमारी नहीं होगी। कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाई कि जब असली कोरोना बाद में एंटर होगा तो मेमोरी सेल्स को पता है कि अच्छा वापस आ गया तू, तेरी तो मैं सबर। तो वही होता है कोकिला मोदी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं। हमारे पास केमिकली कंपोज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, हमारे पास जितने भी है तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स में आ जाते हैं। इम्यूनोग्लोबिन हम इसको कहते हैं IG, I कैपिटल है, I और G स्मॉल है। ईच एंटीबॉडी हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। 4 होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज, हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। 2 हैवी होते हैं, 2 लाइट होते हैं। हैवी ऊपर की तरफ होते हैं, लाइट नीचे की तरफ होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कम है, हाँ D। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी कॉपी में ना, कहाँ गए, गेम्ड लिख दें, GAMED गेम्ड लिख दिया आप लोगों ने तो मुझे बता दें, थंब सेंड कर दे बस। गेम्ड, GAMED गेम्ड एक निमोनिक है। इससे आप लोगों को याद रहेगा आसानी से कि हमने ये एंटीबॉडीज़ की टाइप कौन सी, निकल कहीं से B निकल के आ रहा है तो आपको पता हो कि B तो होता ही नहीं है। तो इन 5 में से अगर कुछ दिया हुआ है कि एंटीबॉडी कौन सी है, तो G दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है और L दिया हुआ है, तो पता है कि G है। बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते, क्यों, हमने ये गेम्ड वाला कर लिया है। तो मोस्ट कॉमन हमारे पास होता है, वो हमारे पास एंटीबॉडी G होता है। ये MCQ में आता है कि मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन सा होता है, और ये होता है जब हमें एलर्जी अटैक्स गिरते हैं तो कौन करवा रहा है एलर्जी, तो IgE करवा रहा है। इन बाकी तीनों को छोड़िए, बेचारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQ वाइज, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI प्रोवाइडेड बाय T cells produced in thymus। T for T cell, T for thymus, सही है। एक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर सेल्स एंड फंगल इन्फेक्शंस। तो ट्यूमर सेल्स के ऊपर कौन जाके काम करे, T for ट्यूमर, T for T cells, T for thymus। वायरस इन्फेक्टेड में भी अगर ट्यूमर है और वायरस नहीं तो खतरनाक बीमारियाँ, फंगल भी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, ट्यूमर भी खतरनाक है, वायरल भी खतरनाक होते हैं। डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इनका काम एंटीबॉडीज काम का नहीं होता। T सेल्स से आके मार के चले जाते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ T सेल्स होते हैं,
हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स भी इसके ऊपर काम करते हैं साइटोटॉक्सिक के ऊपर, और हेल्पर टी सेल्स भी इसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट एंड डायग्नोस इम्यून रिस्पॉन्स। ये डायग्नोस करवाते हैं कि अच्छा यहाँ पे आ जाओ भाइयों, टी को साइटो को बोलता है, सप्रेसर को बोलते हैं और मेमोरी को बोलते हैं कि भाइयों आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने एक कोई चीज़ यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। फिर साइटोटॉक्सिक आएगा, डिस्ट्रॉय कराएगा इन्फेक्टेड सेल्स को। तो अभी हेल्पर के साथ कौन काम कर रहा है? साइटोटॉक्सिक टी सेल भी काम कर रहे हैं, तो ये दोनों इनके साथ काम कर रहे हैं। और सप्रेसर्स भी साइटोटॉक्सिक के साथ काम कर रहा है। अभी उसने सबको मार देगा, इसकी एक्सेस काउंट हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये हेल्दी सेल्स को ही मारना शुरू कर देगा। तो सप्रेसर टी सेल आके बोलते हैं बस तुम्हारा काम हो गया, अब चुपचाप बैठ जाओ। और ये सप्रेस करवा देता है या तो रेगुलेट करवाता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स को। और मेमोरी सेल्स क्या कराते हैं? फ्यूचर इम्यूनिटी कॉज करवाते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, पहले भी कहा था मैंने, घुमाऊ चैप्टर है, प्लीज़ इसको सही से करिएगा। इसमें ये अगर घुमाऊ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनेंगे, बार बार कह रहा हूँ। जोलॉजी का चैप्टर है तो इसका मतलब है ये SIUT में भी आएगा। प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक जीन्स हेल्प आइडेंटिफाई सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ सेल्स। ये आइडेंटिफाई करवाते, ये अगर नहीं हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। MHC क्लास 1, MHC क्लास 2। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड बॉडी सेल्स। अभी न्यूक्लियस किसके ऊपर है? WBCs के ऊपर है, न्यूरॉन के ऊपर है, नेफ्रॉन के ऊपर है, रेड ब्लड सेल के ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन तो जिन जिन के ऊपर है तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो दूसरे वाले हैं ना क्लास 2, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ WBCs के ऊपर होते हैं, इम्यून सेल्स के ऊपर होते हैं। इसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग इन्फेक्टेड और डैमेज सेल्स। अगर एक काम नहीं करे तो दूसरा काम करे, दूसरा काम नहीं करे तीसरा काम करे, तो इस तरह से सारे काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सबका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसऑर्डर्स को करने से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे। हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या होता है? बॉडी प्रोड्यूस करवाती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट नेचुरली इन्वेडिंग एंटीजेंस। जो नेचुरली एंटीजेंस आ गए बाहर से, जिसकी पहली बार E-coli आ गया और हमने वैक्सीन नहीं लगाई, हमने कुछ भी लगाया, तो जब पहली बार जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। लेकिन अगर हमने मरा हुआ सेल डाल दिया है तो उसके खिलाफ फिर जो इम्यूनिटी आएगी ना, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर्टिफिशियली इंजेक्टेड एंटीजेंस, एग्जाम्पल वैक्सीन्स। हो गए ये दोनों। अब हम पैसिव इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। हमारे पास एंटीबॉडीज इंपोर्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। 2 टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? मदर टू बेबी, जिसकी मिल्क के वाया मिल्क, कोलोस्ट्रम और प्लेसेंटा। अभी ये वैसे कोलोस्ट्रम और मिल्क एक चीज़ है, वैसे कोलोस्ट्रम शुरू का जो दूध होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और फिर बाद में वो कोलोस्ट्रम आहिस्ता आहिस्ता मिल्क बन जाता है। तो जो पीले कलर का गाढ़ा, मेरे पास बकरी यहाँ थी, अब नहीं है, तो मेरी बकरियाँ जो थी ना, तो जब वो शुरू में जब मिल्क देती थी ना बच्चा होने के बिल्कुल बाद, तो उनका पीले कलर का गाढ़ा दूध होता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो जाता था। तो वो जो पीले कलर का गाढ़ा दूध है वो कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये बहुत न्यूट्रिशनस होता है, बोलते हैं कि ये बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी शुरू के 2-3 दिन तक दूध नहीं निकालता था, मैं वो सारा दूध उसके बच्चे पीते थे, लेकिन अगर कुछ बच जाता तो वो मैं निकाल लेता था कि फिर स्वेलिंग ना हो जाए, उसको मतलब स्वेलिंग ना हो जाए। आगे आप लोग समझदार हैं। और प्लेसेंटा के तरीके से होता है। और आपको पता है जो वालदा होती है ना, या कोई वालदा फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है, तो उसको उनको इंजेक्शंस लगते हैं, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन्स लगते हैं, कोरोना के वैक्सीन्स लगते हैं। तो ये जो पूरी जगह में घूम रहे हैं ना, फिर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में भी चल जाते हैं, तो बेबी के अंदर भी एक इम्यूनिटी आ जाती है। वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं हम। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी तो इसलिए कहते हैं ना कि जब आप मिल्क भी दे रहे हो किसी चीज़ को, मतलब अपने बेबी को, तब भी अपने खाने का ख्याल रखना है और अपने इंजेक्शन्स, अपनी बीमारी, हर चीज़ का ख्याल रखना है कि वो चीज़ फिर बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एग्जाम्पल इंजेक्शन टू रेडीमेड एंटीबॉडीज़। सही है।
वही बात है, एक पर्सन के अंदर इंसुलिन बन रहा है और एक दूसरे के अंदर नहीं बन रहा है, तो इंजेक्शन के थ्रू हमने डाल के दूसरे बंदे को बचा लिया। अब हमारे पास डिसऑर्डर्स आ गए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमारे पास कंडीशंस ऑफ सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ होते हैं हमारे पास ड्यू टू लैक और डिफेक्ट इन MHC। अगर MHC के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, लैकिंग हो जाती है, तो सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, सोरियासिस। ये तीन हमारे पास किस्म की बीमारी है हमारे पास हो जाती है कि हमारे पास लैक ऑफ MHC हो रही है, तो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, सेल्फ अगेंस्ट नॉन सेल्फ ड्यू टू डिफरेंट MHC बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट। जब एक ऑर्गन डोनेट हो जाता है एक बंदे से दूसरे बंदे के, तो जो रेसिपिएंट है ना, तो उसके ऊपर के जो जीन्स वगैरह वो अलग काम करते हैं और जो डोनर उसके अलग काम करते हैं। तो अगर डोनर को वहाँ पे लग गया ना, तो जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी सारी ज़िंदगी मरते दम तक ना उस ऑर्गन को अपना नहीं मानेगी, बोलेगी कहीं और से बाहर की चीज़ें इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो वो उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती कि इसको भी मार डालो। तो हमने वो, खैर आपको नहीं पता होगा लेकिन फिर नहीं छोड़े, तो वो एंड टाइम तक मरते दम तक वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसीलिए फिर ट्रांसप्लांट के बाद ना सारी ज़िंदगी जब तक बंदा मर नहीं जाता है, रेसिपिएंट उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन आर यूज टू प्रिवेंट रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं। ये वाली लाइन हमारे पास MCQ बनती है। एलर्जी हमारे पास एक और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय एलर्जेंस, खुजली होना, खांसी होना वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास याद है। इन्वॉल्व IgE, मास्ट सेल्स, हिस्टामाइन हमने पढ़ लिया क्या होता है, मास्ट सेल भी हमने पढ़ लिया, और IgE भी हमने क्या कि IgE क्या कर रहा था हमारे पास, सबसे ज़्यादा एलर्जी प्रोड्यूस करवाता है, लीडिंग टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड अदर एलर्जिक सिम्टम्स। ये हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर एक ही दिन में या 1.5 दिन में कंप्लीट हो चुका है। ये PDF इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगा, ना डरिए, बस क्लास ख़त्म PDF आपके हाथ में।